जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है निखिल दुबे और आज हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 4, जो कि लास्ट लेक्चर होगा। और इसी के साथ हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीरीज है वो यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो बहुत छोटा सा पार्ट है इसमें। आज हम बात करेंगे विटामिन की और न्यूक्लिक एसिड्स की, साथ ही कुछ पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत लिमिटेड चीजें एग्जाम में ही पूछी जाती हैं। तो जब हम पीवाईक्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और मार्क करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमें यह चैप्टर एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। तो लास्ट हमने फिनिश किया था न्यूक्लिक एसिड्स पे, जहां पे हमने प्रोटीन के बारे में बात किया था। आज पहला पार्ट जो हमारा है वो है एंजाइम। एंजाइम बेसिकली बच्चों इसे बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। हमें अच्छे से पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस को बहुत अच्छे ढंग से चलाने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं। इसलिए एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमें पता ही है कि हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एन एग्जांपल इज द डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो उस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस and all these reactions occurs in the body under very mild condition. This occurs with the help of certain biocatalysts called enzymes. तो कुछ बायोकैटलिस्ट जो इन सारे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस को बहुत इजीली करवाते हैं, स्मूथली फंक्शन करवाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द बायोकैटलिस्ट। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि इन आवर बॉडी so many chemical reactions is required, so this process all involve a sequence of reaction and all these reactions occur in the body very under mild condition. और ये सारे जो sequences occur होते हैं किसकी हेल्प से होते हैं? with the help of certain biocatalyst called enzyme. तो बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको एक सिक्वेंसली करवाने के लिए जो कैटलिस्ट जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। क्लियर है? बढ़े आगे। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। याद रखिएगा इसको, ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। कि ये देखा जाता है कि हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए जो एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर होता है। डाइजेशन का अलग होगा, ब्रीथिंग के लिए कुछ और होगा, है ना। तो हर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के लिए जो एंजाइम होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। इनका जो नाम है, जिस टाइप का ये काम करते हैं या जिस कंपाउंड के लिए काम करते हैं, जिस सबस्ट्रेट के लिए काम करते हैं, उसके बेसिस पे रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम दैट कैटालाइजेज हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज is named as maltase। कि जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, तो माल्टोज यहाँ पे सबस्ट्रेट है, इसलिए नाम क्या हो गया एंजाइम का? माल्टेज। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि बहुत सारे जो एंजाइम्स के नाम है वो एंजाइम्स के नाम उन प्रोसेस के बेसिस पे ही रखे गए हैं। और आगे देखते हैं। समटाइम्स एंजाइम्स आर ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन वेयर दे आर यूज्ड। कभी कभी इनके नाम जिन रिएक्शन में ये यूज हो रहे हैं उस पे भी रखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द एंजाइम्स व्हिच कैटलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विल साइमल्टेनियसली रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट आर नेम्ड एज ऑक्सीडोरिडक्टेज। कि एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक का रिडक्शन कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? ऑक्सीडोरिडक्टेज। सारे के सारे एंजाइम के नाम के पीछे ASE एज लगता है। ठीक है, माल्टेज हो गया, ऑक्सीडोरिडक्टेज हो गया, ऐसे इन्वर्टेज है, हमने पढ़ा एथेनॉल फिल्ट्रेशन में इन्वर्टेज होता है।
ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है बच्चों? बायो कैटलिस्ट है, जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको बड़ा स्मूथली चलाने के लिए इनका यूज किया जाता है। बढ़े आगे। अगला आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि किस तरीके से काम करते हैं। तो एंजाइम एक्शन इन्वॉल्व्स अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एन एंजाइम्स स्पेसिफिक एक्टिव साइट। इसको ऐसे समझें कि थोड़ा सा डिटेल में चलें तो पहले ये हमको होता था चैप्टर नंबर 5, जब हमारा सरफेस केमिस्ट्री हम रीडिंग करते थे, स्टडी करते थे, तब वहां पे तो बताया जाता था कि की लॉक पैटर्न जैसा एंजाइम का वर्किंग होता है। सर, की लॉक पैटर्न क्या है? जैसे हमें पता है कि एक पर्टिकुलर की से किसी स्पेसिफिक ताले को ही खोला जा सकता है सारी, अच्छा ये ना बोलना सर वो पिन निकाल लेंगे और जैसा मूवीज में दिखाते हैं हम तो मास्टर उस की से खोल देंगे, तो वो मूवीज में होता है। रियलिटी में एक स्पेसिफिक लॉक को अगर आपको ओपन करना है तो उसी की से वो ओपन होता है। वैसे ही बायोकैटलिस्ट में जो केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर वो केमिकल रिएक्शन हमें परफॉर्म करनी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम ही यूज होगा। और वो एंजाइम क्या करेगा? उसका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का मतलब जो पार्ट जहां पे रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उस सबस्ट्रेट से जाके जो एंजाइम है वो क्या होता है? एक बाइंडिंग साइट पे जाके अटैच हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक एंजाइम है, ये एक सबस्ट्रेट है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? एक बाइंडिंग साइट है। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट के पास भी क्या होगा? ऐसा अटैचमेंट होगा कि वो इसके साथ जाके आसानी से क्या हो जाए? फिट हो जाए, जैसे की लॉक में जाके फिट हो जाती है। और ये फिट होने के बाद यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म होता है और फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होता है? ये वापस से बाहर आ जाता है और जो एक्टिव साइड है वो वापस ऐसी की ऐसी रिलीज कर दी जाती है। कि एंजाइम एक्शन इन्वॉल्व्स अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एन एंजाइम्स स्पेसिफिक एक्टिव साइट फॉर्मिंग एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या कहलाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम के एक्टिव साइट पे कौन आया? सबस्ट्रेट आया और उसने क्या बना लिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच लोअर्स द रिएक्शंस एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल काइनेटिक्स में आपको अच्छे से पता है कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, क्यों रेट ऑफ रिएक्शन वो फास्ट कर देता है, क्यों? तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? वो अपने रिएक्शन में इन्वॉल्व तो नहीं होता बट रिएक्टेंट के लिए एक सुटेबल पाथ प्रोवाइड कराता है। कैसे? कि जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है उस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी याद हो तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को जिससे क्या कर सके? वो इंटरमीडिएट फॉर्म कर सके। तो जब इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी किसी सबस्ट्रेट के लिए कम होगा उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो काम क्या होता है इसका? कि ये उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम कर देता है। स्पीडिंग अप द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड को क्या कर देता है? इंक्रीज करता है। एंड देन रिलीजिंग द प्रोडक्ट लिविंग द एंजाइम अनचेंज टू रिपीट द साइकिल। और उस एंजाइम का वापिस जो एक बाइंडिंग साइट है उस बाइंडिंग साइट ऐसी की ऐसी रह जाती है ताकि वापस दूसरा सबस्ट्रेट इस पे क्या कर सके? अटैक कर सके। क्लियर है? ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, चाहे तो इसको एक अलग से नोट कर लीजिए थोड़ा सा। बढ़े आगे। Now next topic comes vitamins. It has been observed that certain organic compounds are required in small amounts in our diet, but their deficiency causes specific disease. देखा गया कि कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें हमारे डाइट में चाहिए, अदरवाइज क्या हो सकता है? कोई डिफिशियंसी के कारण डिजीज हो सकती है। दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड विटामिन्स। उन्हें क्या कहा जाता है? विटामिन्स कहा जाता है। Most of the vitamins cannot be synthesized in our body, but plants can synthesize almost all of them, so they are considered as essential food factors. बॉडी नहीं सिंथेसिस करती है, हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एसेंशियल फूड फैक्टर। क्या डेफिनेशन है जरा देखें, बढ़िया सा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें चाहिए डाइट में, काई के लिए चाहिए? इन स्मॉल अमाउंट काई के लिए चाहिए? टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन।
ये एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए, और नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ऑप्टिमम ग्रोथ या नॉर्मल ग्रोथ और हेल्थ के लिए हमें वो चाहिए। ये नहीं होगा तो जो नॉर्मल ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी और वो हमको कुछ डिसीज जो है उसकी डेफिशिएंसी से डिसीज होने लगेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। क्या होते हैं विटामिन? विटामिन आर डेजिग्नेटेड बाय अल्फाबेट्स ए बी सी डी एटसेट्रा। सम ऑफ देम आर फर्दर नेम्ड एज सब ग्रुप्स, एग्जाम्पल B1, B2, B6, B12। ये अब आपको पता है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। Excess of vitamins is also harmful and vitamins pills should not be taken without the advice of doctor। एडवाइस मतलब डॉक्टर की एडवाइस के बिना तो कोई सा भी पिल नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो, क्योंकि एक्सेस जब है वो हर चीज की बुरी है। आप ज्यादा इंस्टाग्राम रील चलाएंगे तो दिक्कत होने वाली है एग्जाम में, ज्यादा पढ़ लेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बैलेंस बना के चलिए लाइफ में, ठीक है। तो विटामिन A B C D इंग्लिश अल्फाबेट्स के उस पर डेजिग्नेट किए हुए हैं। विटामिन बी के सब पार्ट होते हैं B1, B2, B6, B12 एटसेट्रा। चलिए क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो क्लासिफिकेशन है। पहला कहलाता है फेट सॉल्युबल विटामिन। ऐसे सॉल्युबल विच आर ऐसे विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फेट एंड ऑयल्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर आर कैप्ड इन दिस ग्रुप। कौन कौन से होते हैं? विटामिन A D E के। अच्छा, इसको याद रखने का एक ट्रिक होता है, याद रखे कीड़ा, KEDA, कीड़ा होता है ना, कीड़ा, तो कीड़ा की स्पेलिंग बना लें KEDA। ये सारे क्या है? फेट सॉल्युबल है। अच्छा, कीड़ा पैदा वाटर में होता है बट मरता तेल में है ना, इसलिए क्या याद रखें, कीड़ा मरेगा कहाँ? तेल में। तो फैट सॉल्युबल कौन से हो गए? KEDA, कीड़ा। कैसे याद रखेंगे? कीड़ा से। नेक्स्ट आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। बी ग्रुप विटामिन एंड विटामिन सी आर सॉल्युबल इन वाटर। विटामिन बी के सब ग्रुप्स और विटामिन सी जो है वो क्या है? वाटर सॉल्युबल है। सो दे आर ग्रुप्ड टुगेदर। वाटर सॉल्युबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। बोलता है कि वाटर का जो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है उनको हमें रेगुलरली डाइट में लेना पड़ेगा। जैसे लेमन, ऑरेंज हो गया, हम खाते ही हैं। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तो वो यूरिन के फॉर्म में जब जब यूरिन पास होगा तब तक वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, इसलिए उनकी डिफिशियंसी बॉडी में होने लगती है, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है? डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रेटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड एक्सेप्ट विटामिन B12। तो किसको स्टोर किया जा सकता है? विटामिन B12, बाकी किसी को स्टोर किया नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, या व्हाई वी हैव टू टेक विटामिन बी एंड सी रेगुलरली इन आवर डाइट? बिकॉज दे आर क्या है? सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं और यूरिन के फॉर्म में वो क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, इसलिए उन्हें रेगुलरली हमें डाइट में लेना पड़ता है। क्लियर है? देखिए बड़ा आसान सा पार्ट है, बहुत ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं है, बस एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे पढ़ना है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो आपको याद रखने चाहिए। विटामिन ए कहाँ प्रेजेंट होता है? फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर एंड मिल्क। हार्डनिंग ऑफ कार्निया ऑफ आई हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन B1 केमिकल नाम है थायमीन। ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, सेरियल्स, मिल्क, एग व्हाइट, लीवर, किडनी में होता है, इससे बेरी बेरी हो जाता है। ठीक है, विटामिन B1 से क्या हो जाता है? बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन बोलते हैं, मिल्क, एग व्हाइट, लीवर, किडनी में होता है। क्या होता है इसे? फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, कहां प्रेजेंट होता है? ईस्ट, मिल्क, एग और कन्वर्जन्स। अच्छा, अब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों? यहाँ पे विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है ये याद रखना है। ठीक है, विटामिन B12 इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कोबालामिन। कहां प्रेजेंट होता है? तो मीट, फिश, एग और कर्ड में। पर्निशियस एनीमिया आरबीसी डिफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, पर्निशियस एनीमिया होता है B12 से। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्या होता है? स्कर्वी होता है।
विटामिन डी एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एंड एग यॉक, रिकेट्स बोन डेफिशिएंसी होती है चिल्ड्रंस के अंदर, ऑस्टियोमेलेसिया सॉफ्ट बोन का होता है। विटामिन ई वेजिटेबल्स ऑयल लाइक व्हीट, जर्म ऑयल, सनफ्लावर एटसेट्रा, ऑलमंड्स में होता है। इंक्रीज फ्रेजाइलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस, विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो आपको अब ये याद रखना है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, B1 से बेरी हो जाता है, B2 से जो है बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, B6 से कन्वर्जन्स होता है, B12 से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, C से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी से सॉफ्ट बोन प्रॉब्लम होता है, विटामिन ई से जो है मस्कुलर वीकनेस है, और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? ये आपको बुक में दिया है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, और इसे भी ये जनरल नॉलेज के लिए हमें पता होना भी चाहिए। नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक एसिड, लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, खुश हो जाइए। न्यूक्लिक एसिड, एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशीज रिसेंबल्स इट्स एंसेस्टर इन मेनी वेज। बोला है कि बहुत सारे जो जनरेशन है वो अपने पूर्वजों जैसे होते हैं। जैसे मेरी बात करूं तो मेरे दादाजी के बाल मुझसे तो बहुत कम थे, पिताजी के उनसे थोड़े ज्यादा है, मेरे उनसे थोड़े ज्यादा है। तो एक हेरिडिटी है टकला होने की हमारी फैमिली में। तो मेरे बाल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं क्योंकि हेरिडिटी के कारण हो रहा है। फिर बोलते हैं कि देखो ये चेहरा इसके मम्मी जैसा होता है, ये इसके पापा जैसा होता है। तो जो भी न्यूबॉर्न बेबी है या जो भी हम लोग हैं वो हम किसके जैसे हैं? हम हमारे एंसेस्टर्स जैसे हैं, हमारे पूर्वजों जैसे हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, अगर किसी को इच्छा हो कि सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो और आपको 200 साल बाद भी हम चाहते हैं कि आप ही पढ़ाओ, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर मेरे डीएनए को स्टोर करके रख दिया जाए तो मेरे जैसा वापस बनाया जा सकता है। तो ये सब क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन है। क्या रीजन है? इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कि जो भी लिविंग सेल्स बॉडी में है उसका न्यूक्लियस इन चीजों के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब ये बायो वाले बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या होता है ना। तो क्रोमोसोम्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। XY क्रोमोसोम आपने पढ़ा होगा, यहां हमें जरूरत भी नहीं है। विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। तो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? क्रोमोसोम्स कहलाता है। क्लियर है? तो हम बात करने वाले हैं किसके? न्यूक्लिक एसिड्स की। There are mainly two type of nucleic acids. First one is deoxyribonucleic acid कहलाता है DNA, और राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है RNA। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है वो हम देखते हैं। तो DNA RNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है? लॉन्ग चेन पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए यील्ड्स अ पेंटोज शुगर। क्या मिलता है हमें हाइड्रोलिसिस से? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कॉल्ड बेसिस। तो अगर हमें ये मिल रहा है हाइड्रोलिसिस से, अब देखो पूरे चैप्टर को समझो। हमने कार्बोहाइड्रेट्स में कहा कि इसके हाइड्रोलिसिस से अगर डायसेक्राइड से मोनोसेक्राइड मिल रहे हैं, इसका मतलब मोनोसेक्राइड से क्या बने होंगे? डायसेक्राइड। तो हाइड्रोलिसिस जब जब करते हैं तो हमें उसका जो पेरेंट यूनिट है वो पता चल जाता है। ठीक है। तो वैसे ही डीएनए का पेरेंट यूनिट कौन कौन हो गया? एक तो पेंटोज शुगर हो गई, दूसरा कौन हो गया? फॉस्फोरिक एसिड हो गया, और तीसरा कौन हो गया? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हो गए, जो कि हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कि जो जब रिंग बनती है तो सारे अगर कार्बन रिंग के अंदर हैं तो वो होमोसाइक्लिक, बट अगर कोई और दूसरा एटम अगर रिंग के बीच में, कार्बन के बीच में आ जाए तो वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो बीच में रिंग में आता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? हेट्रोसाइक्लिक। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। In DNA molecules, the sugar moiety is beta D 2-oxy-D-ribose, whereas in RNAs it is beta D ribose। चलिए देखिए, ये होता है बीटा डी राइबोस। पेंटोज शुगर है, 1 2 3 4 5 कार्बन है।
बीटा डी डी राइबोज में क्या होगा, जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन में क्या हटाया है, ऑक्सीजन, डी ऑक्सी, डी ऑक्सी का मतलब भी क्या हुआ, रिमूवल, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो डी ऑक्सी राइबोज कहां पे, सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड कार्बन पे जो डी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया OH में से, इसलिए शुगर का नाम क्या हो गया, बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज, और इसका नाम क्या है, बीटा डी राइबोज। राइबोज शुगर का बीटा फॉर्म, और उसके सेकेंड कार्बन में से अगर OH का O हटा दें तो वो बन जाता है डी ऑक्सी राइबोज। तो डीएनए में कौन सा शुगर होता है, बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज, और आरएनए में कौन सा होता है, बीटा डी राइबोज। क्लियर है, बढ़े आगे। अब डीएनए में 4 बेस होते हैं, एडेनाइन, गुनाइन, साइटोसिन और थाइमिन। याद कैसे रखेंगे, एजी सीटी, एजी ने सीटी मारी, एडेनाइन, गुनाइन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में 4 बेस होते हैं, पहले 3 तो कॉमन है, बट लास्ट कौन सा है, यूरासिल। तो यहां पे होता है थाइमिन और यहां होता है यूरासिल। तो एजी ने क्या किया, सीयू बोला, आरएनए में क्या करा, एजी ने सीयू बोला, और डीएनए में क्या हुआ, एजी ने सीटी मारी, एजी ने सीटी मारी, यहां पे एजी ने क्या बोला, सीयू, आरएनए में एजी ने सीयू बोला और डीएनए में एजी ने सीटी मारी, तो एडेनाइन, गुनाइन, थाइमिन और साइटोसिन। यहां पे एडेनाइन, गुनाइन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्लियर है, तो ये याद रखना है। दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या हो गया डीएनए आरएनए में, एक में डीऑक्सी राइबोज शुगर है, एक में राइबोज शुगर है। सेकंड क्या हो गया, यहाँ पे बेस कौन से हैं, ATCG, यहाँ पे कौन से हैं, ATCU। नेक्स्ट चले, अब कैसे ये बनते हैं, तो मेन यूनिट कौन है, शुगर। अब इस शुगर में जब बेस जोड़े जाते हैं तो बेस जोड़ने, अच्छा बेस कहां जुड़ता है, पहले कार्बन पे, कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। क्लियर है कि a unit formed by the attachment of a base to one dash position of sugar is known as nucleoside। तो इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो शुगर में जब बेस जुड़ा तो क्या बोला उसे, न्यूक्लियोसाइड। पर जब इस न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन पे अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो फिर उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। A unit formed by the attachment of a base to one dash position of sugar is known as nucleoside। one dash position पे बेस जुड़ा तो उसे क्या कहा गया, न्यूक्लियोसाइड। In nucleosides, the sugar carbons are numbered as 1 dash, 2 dash, 3 dash, etc. in order to distinguish this from the bases। एक्चुअली बेस में भी 1 2 3 कार्बन होते हैं, तो उसके और इसके कार्बन को अलग बताने के लिए यहाँ 1 dash 2 dash कर दिया, उससे मतलब नहीं है। When nucleoside is linked to phosphoric acid at 5 dash position, 5 dash position पे phosphoric acid जुड़ा, then we got a nucleotide। तो हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड किस किस का कॉम्बिनेशन है बेटा, एक पार्टी आपको याद रखनी है, बहुजन समाज पार्टी। कौन सी पार्टी याद रखनी है, बहुजन समाज पार्टी। तो न्यूक्लियोटाइड किस किस का कॉम्बिनेशन है, बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड का। अगर ये तीनों हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, और अगर 2 हैं, बेस और शुगर हैं, तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। क्लियर है, तो न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर, न्यूक्लियोटाइड में बेस, शुगर और फॉस्फेट। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जैसे प्रोटीन के अंदर क्या होता था, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के प्रोटीन बनाते थे, वैसे ही क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के किसका फॉर्मेशन करते हैं, इन न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है, अब आपस में जुड़ रहे हैं तो कोई लिंकेज होता होगा, बिल्कुल होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कौन सा लिंकेज हो गया, तीसरे नंबर का फॉस्फोडाइएस्टर। पहला कौन सा था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो मोनोसैकेराइड्स को जोड़ता था, सेकेंड पेप्टाइड लिंकेज जो अमीनो एसिड्स को जोड़ता था, और तीसरा कौन सा हो गया, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो किसको जोड़ता है, इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ के न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। कहां होता है, तो बिटवीन 5 dash एंड 3 dash कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर। देखो जरा, ये रही पेंटोज शुगर।
तो इसका 3 डैश और ये 5 डैश, यहां पे क्या होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। देखो आप देख पा रहे हो यहां पे ये बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्लियर है, आया समझ में? यहां याद कुछ नहीं रखना है, केवल नाम याद रखना है। और क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, बढ़े आगे। तो बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, फिर बेस, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, तो ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऐसे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या काम आता है, तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। कि जो भी इंफॉर्मेशन है, अब ये बहुत अच्छे बायो वाले समझते हैं कि डीएनए की डिकोडिंग होती है कि किस सीक्वेंस में आपका जो है AGCT या AGCU आए हैं, उनको कैसे जोड़ा है। जैसे आपने सुना होगा CID वगैरह अगर देखते होंगे, क्राइम पेट्रोल, कि उसमें क्रिमिनल्स को पकड़ने में या मेरे पापा कौन है वो पहचानने में, या एक्सीडेंट हो गया है तो वो किसकी लाश है ये पहचानने में उसमें डीएनए एनालिसिस किया जाता है और उसमें पता लगा जाता है। तो होता क्या है बेसिकली, हर एक पर्टिकुलर इंसान का क्या होता है, एक डीएनए में कोडिंग होता है। फिर उस कोडिंग को डिकोड करते हैं और उसका कोई भी सैंपल, उसका नेल्स ले लिया, उसका हेयर ले लिया, उसकी स्किन ले ली, है ना, उससे फिर क्या करते हैं, उसको मैच कराने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जैसे प्रोटीन का भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनका भी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में अगर आपने चेंज किया तो इंसान का जो कैरेक्टर है वो पूरा, मतलब जो उसका जो बोलना चाहिए अपीयरेंस है वो चेंज हो सकता है। क्लियर है? अब अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो वो जुड़े होंगे। तो टू न्यूक्लिक एसिड्स चेन्स आर बाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि प्रोटीन्स में हमने देखा था कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। किस, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता कौन है, तो बेसेस बनाते हैं, बेस के जो पेयर्स हैं वो बनाते हैं। The two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between specific pair of bases. इन डीएनए क्या होता है, एडेनाइन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन, मतलब A T के साथ बॉन्ड बनाता है और G C के साथ बॉन्ड बनाता है। कि एडेनाइन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन वेयरएज साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ गुनाइन। तो देखा गया कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड, जिसमें क्या है, एक ऐसा और एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा सांप जैसा आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा। चलिए हम दिखाई देते हैं ये। तो डीएनए कैसा है, एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है और ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे जी हमेशा सी से जुड़ेगा और एक इससे जुड़ेगा टी से। ग्यूनाइन बनता है साइटोसिन के साथ और एडेनाइन बनाता है थाइमिन के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें ऐसे आपस में ये जुड़े हुए हैं। बट इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड हेलिकल है विच समटाइम्स फोल्ड्स बैक इनटू इटसेल्फ। तो एक और डिफरेंस क्या हो गया, डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है बट आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। क्लियर है? आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। 3 टाइप के नाम ही याद रखना है। पहला कहलाता है mRNA, मैसेंजर आरएनए, दूसरा कहलाता है rRNA, राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा कहलाता है tRNA, ट्रांसफर आरएनए। तो ये नाम आपसे काफी पूछे गए कि कितने टाइप के, तो tRNA, mRNA और rRNA। क्लियर है? बढ़े आगे। तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, क्योंकि क्या होता है विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल होने के कारण यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको स्टोर करके रखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थाइमिन इज हाइड्रोलाइज्ड। क्या होता है बताओ, पेंटोज शुगर, देन फॉस्फोरिक एसिड, और बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस की हाइड्रोलिसिस पे यही 3 मिलता है, BSP, बेस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड।
When RNA is hydrolyzed, there is a no relationship among the quantities of different bases obtained. What does this fact suggest the structure of RNA? तो क्या सजेशन मिलता है यहाँ से कि इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, कोई यहाँ पे रेशो नहीं मिल रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है एक दूसरे का, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पे कोई रिलेशनशिप ऐसा बन नहीं पाता। क्लियर है? नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं बताओ जल्दी से, अभी पढ़ा था हमने, क्या होते हैं? बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं जल्दी से याद करो। एंजाइम्स को कहा जाता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस को कराने के लिए ये कैटलिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में उनको कराते हैं। हर एक सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। तो बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम्स होते हैं। डिफाइन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो आपको पता है न्यूक्लियोटाइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ BSP, बट न्यूक्लियोसाइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली B and S। तो बेस, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और ओनली बेस एंड शुगर। DNA RNA, बढ़िया डिफरेंस। पहला कौन सा? यहाँ पे कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोस। यहाँ पे कौन सा होता है? राइबोस। DNA में कौन है? ATCG, 18 है। और यहाँ पे कौन है? ATCU। सॉरी, ATCG तो है, इसको हमने कैसे याद किया था? AG ने CT मारी और यहाँ क्या था? AG ने CU बोला, तो AGCU और AGCT। ठीक है। DNA कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड, सॉरी, DNA कैसा है? डबल स्ट्रैंड। और यहाँ पे कौन सा है? सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। बड़ा आसान है। क्लियर है? बस थ्योरी तो आती है, ज्यादा थोड़ी पूछता है। नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेस कन्वर्जन्स। बताओ जल्दी से, कौन सा? B6। फिर विटामिन डेफिशिएंसी पर्निशियस एनीमिया, B12। विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन, कोएगुलेशन में विटामिन के, अब ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसका मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से? विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, विटामिन C हो गया। राइट द नेम ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, चलो B12 ले लेते हैं। तो क्या होता है? पर्निशियस एनीमिया। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सा? विटामिन A। विटामिन A में क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्लियर है? राइट द मेन स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन DNA RNA ऑफ द 4 बेसिस। क्या होता है? AG ने CT मारी और AG ने CU बोला, एक में थाइमिन होता है, एक में यूरेसिल होता है। नेम दो विच आर कॉमन टू बोथ। तो A, G और C कॉमन है, DNA में T है, RNA में U है। क्लियर है? देखो वही क्वेश्चन है बेटा। तो ये था हमारा बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर, जो लास्ट छोटा सा पार्ट बचा था उसको हमने फिनिश किया है। तो आज हमारा ऑर्गेनिक पूरा खत्म होता है क्लास 12 का, और केवल हमारा 2 चैप्टर और बच रहे हैं, सॉल्यूशन और D&F ब्लॉक। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और PYQ के लिए अगर आप चाहते हैं PYQ तो मुझे मैसेज कीजिए, है ना, आपको PYQ में सेंड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।